हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हॉलीवुड मूवीज फॉर यू। दोस्तों, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है एड्रिफ्ट। ये मूवी सन 2018 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग थी 6.6। इस फिल्म का बजट था $35 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई थी $60 मिलियन। ये टैमी ऑल्डेम की जिंदगी की एक सच्ची सर्वाइवल कहानी है, जिसमें आप ये जानेंगे कि किस तरह टैमी ने एक विशाल समंदर में फंसकर जिंदगी और मौत से एक जंग लड़ी थी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत में एक लड़की को एक यार्ड के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पर पानी भरा हुआ है। ये लड़की बेहोश होती है और अगले ही पल इस लड़की को होश आता है। ये लड़की जल्दी जल्दी यार्ड के ऊपर आती है। यार्ड पूरी तरह से तहस नहस हो चुका होता है। इस लड़की का नाम टैमी है और टैमी जोर जोर से रिचर्ड नाम के लड़के को आवाज लगाती है, लेकिन रिचर्ड का कुछ पता नहीं होता, उसे कोई जवाब नहीं मिलता। ये यार्ड समंदर के बीचों बीच है और अब यहाँ से कहानी जाती है 5 साल पीछे, यानी कि फ्लैशबैक में, जहाँ पर टैमी को दिखाया जाता है जो एक आइलैंड पे आई है। इस आइलैंड का नाम तहीती है। तहीती आइलैंड पे टैमी से पूछा जाता है कि तुम क्या करती हो। ये कहती है कि मैं वही करती हूँ जो मुझे अगली जगह जाने के पैसे दे, यानी कि इस लड़की का कोई ठिकाना नहीं है और फिलहाल वो ताहिती आइलैंड पर है। वैसे वो कैलिफोर्निया की रहने वाली है, लेकिन वो दुनिया देखना चाहती है। ताहिती आइलैंड पर उसकी एक आदमी से मुलाकात होती है जिसका नाम रिचर्ड होता है और वो एक ब्रिटिश सेलर है। रिचर्ड टैमी को रात में डिनर पर इन्वाइट करता है। टैमी उसके वहाँ रात को डिनर के लिए जाती है और जब वो रिचर्ड की फोटोज देखती है तो वो पूरी तरह से इम्प्रेस्ड हो जाती है, क्योंकि रिचर्ड ने बहुत दूर दूर की बहुत लंबी यात्राएं की होती है। टैमी रिचर्ड से पूछती है, क्या तुम्हें अकेले इतनी लंबी यात्राएं करना अच्छा लगता है? रिचर्ड कहता है कि बिल्कुल नहीं। समंदर में कुछ दिनों बाद आप काले पड़ जाते हो, आप भूखे रहते हो, आप हमेशा गीले रहते हो, आपकी नींद कभी पूरी नहीं होती और बहुत ही जल्द आपको हेलुसिनेशन भी होना शुरू हो जाती है, यानी कि एक तरह का भ्रम होना शुरू हो जाता है। टैमी कहती है कि फिर तुम करते क्यों हो? रिचर्ड कहता है कि यह एक ऐसा अनुभव है जिस शब्दों में बयान करना मुश्किल है। जब आप समंदर के बीचों बीच होते हैं तो आपको दूर क्षितिज दिखता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि आपका फिर से एक बार जन्म हुआ है। वहाँ समंदर के बीचों बीच आप, हवा और आपकी बोट होती है जो समंदर और हवा को चीरते हुए लगातार आगे बढ़ती रहती है। टैमी कहती है कि मैं भी समंदर के बीचों बीच तुम्हारे साथ इस अनुभव को करना चाहती हूँ। और अगली बार रिचर्ड टैमी को भी अपने साथ ले जाता है, जहाँ पर टैमी रिचर्ड्स के साथ बहुत एंजॉय करती है। उसे ये जर्नी बहुत अच्छी लगती है। धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताना शुरू करते हैं और इनकी दोस्ती और भी गहरी हो जाती है। और एक दिन रिचर्ड को और टैमी को एक कपल मिलता है जो कि रिचर्ड को पहले से जानते हैं और वो रिचर्ड को कहते हैं कि हमारा एक यॉट है जिसे तुम्हें यहाँ से सेंटियागो यानी कि कैलिफोर्निया ले जाना है और वापसी में तुम्हें हम प्लेन की फर्स्ट क्लास टिकट देंगे और साथ ही साथ हम इस काम के आपको $10,000 देंगे, जो कि रिचर्ड के लिए एक बहुत अच्छा ऑफर होता है। रिचर्ड उनसे रिक्वेस्ट करता है कि क्या आप वापसी के 2 फर्स्ट क्लास की टिकट बुक करवा देंगे, क्योंकि वो टैमी को भी अपने साथ ले जाना चाहता था। वो इस बात के लिए मान जाते हैं। रिचर्ड उन्हें कहता है कि बहुत जल्द हम कैलिफोर्निया के लिए निकल जाएंगे, पर इस बात से टैमी खुश नहीं होती। वो रिचर्ड को कहती है कि मैं अपने घर की दिशा में नहीं जाना चाहती। रिचर्ड कहता है कि ठीक है, मैं इस डील को कैंसिल कर दूंगा। टैमी कहती है तुम्हें अकेले जाना चाहिए। रिचर्ड कहता है कि मैं आधी दुनिया घूम चुका हूँ, तब जाके तुम मुझे मिली हो और अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। दरअसल अब रिचर्ड और टैमी एक दूसरे से प्यार करते हैं और रिचर्ड की ये बात सुनने के बाद टैमी उसके साथ जाने पर मंजूर हो जाती है और बहुत जल्द ये दोनों के दोनों उस यार्ड को लेकर कैलिफोर्निया की तरफ निकल पड़ते हैं। अब जब ये समंदर के बीचों बीच होते हैं तो रिचर्ड टैमी को शादी के लिए प्रपोज करता है और वो उसे एक रिंग भी पहनाता है जिसे उसने अपने हाथों से खुद बनाया होता है। टैमी रिचर्ड को शादी के लिए हाँ कर देती है, उसे अपने गले से लगा लेती है क्योंकि वो भी उससे प्यार करती है। अब अगली सुबह जब ये कैलिफोर्निया की तरफ बढ़ रहे होते हैं तभी एक पक्षी उड़ता हुआ इनके यार्ड पर आ जाता है। इस पक्षी को देखकर ये दोनों के दोनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये दोनों तट से बहुत दूर है। इतना छोटा पक्षी इतने दूर उड़कर नहीं आ सकता। टैमी पूछती है कि ये इतना दूर आया कैसे? रिचर्ड कहता है कि शायद हवा के झोंकों ने उसे यहाँ पर पहुँचा दिया है। टैमी कहती है क्या हमें चिंता करनी चाहिए? रिचर्ड कहता है कि मैं रेडियो पर बात कर आता हूँ और वो नीचे जाकर रेडियो पर बात करना शुरू करता है। तब उसे पता चलता है कि जिस
रास्ते की तरफ वो जा रहे हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ा हरिकेन आने वाला है। रिचर्ड इस बात से पूरी तरह से परेशान हो जाता है। टैमी उसे कहती है कि हमें अपना रास्ता बदल लेना चाहिए और जब भी तूफान हरिकेन निकल जाए तब हम अपने रास्ते की तरफ जा सकते हैं। ये लोग ऐसे ही करते हैं, लेकिन रात होते होते इनका यॉट हरिकेन में पूरी तरह से फंस जाता है। यहाँ पर इतनी ऊंची ऊंची लहरें होती है कि जिसके बारे में इन्होंने सोचा भी नहीं होता। रिचर्ड टैमी को कहता है कि तुम यॉट के अंदर जाओ, यानी कि यॉट के नीचे जाओ। हालांकि टैमी नहीं जाना चाहती है, लेकिन रिचर्ड उसे जबरदस्ती नीचे भेज देता है और तभी इनका यॉट एक बहुत बड़ी लहर से टकराता है, जिस वजह से इनके यॉट के अंदर पानी आ जाता है। साथ ही साथ रिचर्ड भी समंदर के अंदर गिर जाता है और यॉट के अंदर टैमी भी बेहोश हो जाती है क्योंकि उसके सिर पर गहरी चोट आई होती है। और अगली सुबह जब उसकी आंखें खुलती है वो देखती है कि यॉट के अंदर पानी भरा हुआ है। वो यॉट के ऊपर आती है और रिचर्ड को आवाज लगाना शुरू करती है, पर रिचर्ड का कुछ पता नहीं चलता। वो उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और ये वही पल होता है जहाँ से कहानी शुरू होती है। और अब कहानी फ्लैशबैक से यानी कि पास से प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर टैमी रिचर्ड के लिए पूरी तरह से परेशान है। वो दूरबीन से दूर दूर तक देखती है, लेकिन उसे कहीं कोई शिप नहीं दिखता और ना ही उसे कोई किनारा दिखता है। इसके बाद वो रेडियो से किसी से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर रेडियो भी काम नहीं कर रहा होता है और इस बात से टैमी पूरी तरह से निराश हो जाती है और वो वहीं यॉट के ऊपर लेट जाती है। वो बहुत बुरी तरह जख्मी है, इसलिए उसकी आंख लग जाती है और जब कुछ देर बाद उसकी आंखें खुलती है तो वो देखती है कि यॉट के ऊपर जो छोटी नाव थी, जो सेफ्टी बोट थी, वो वहाँ पर नहीं होती। और जब वो दूरबीन से देखती है तो वो बहुत दूर समंदर में तैर रही होती है और वो समझ जाती है कि रिचर्ड उसी के ऊपर है और अब वो किसी भी हालत में वहाँ पर जाना चाहती है। इसीलिए वो यॉट को स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन यॉट स्टार्ट नहीं होता। अब टैमी तैर कर ही उस तरफ जाने लगती है जहाँ पर रिचर्ड है, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा आगे जाती है वो देखती है कि यॉट उससे दूर जाना शुरू हो जाता है और वो किसी भी कीमत पर यॉट को खोना नहीं चाहती। इसीलिए उसे वापस अपने यॉट पर आना पड़ता है। यॉट का सेल टूट चुका होता है और साथ ही साथ यॉट कई जगहों पर क्रैक भी हो चुका होता है जहां से पानी अंदर आ रहा होता है। इसीलिए सबसे पहले वो उन जगहों पर टेप लगाती है जहां पर यॉट क्रैक हुआ होता है। इसके बाद वो यॉट के अंदर जाती है और वहां पर जितना भी पानी भरा हुआ होता है वो सारे पानी को पंप से बाहर निकालती है और अब उसे किसी भी कीमत पर सेल को लगाना होगा, तभी वो रिचर्ड तक पहुंच सकती है। सबसे पहले वो उस पोल को फिक्स करती है जिसके ऊपर सेल लगाना है। इस पोल को फिक्स करने में उसे बहुत ही प्रॉब्लम होती है, लेकिन फाइनली वो उसे फिक्स कर लेती है। इसके बाद वो सेल को भी लगा लेती है और अब उसका यॉट पानी में बहना शुरू हो जाता है और वो उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर रिचर्ड एक छोटी सी नाव पर है, लेकिन ये नाव उल्टी होती है, इसीलिए रिचर्ड यहाँ पर फंसा हुआ होता है। साथ ही साथ वो बहुत बुरी तरीके से जख्मी भी हुआ होता है। वो तैर नहीं सकता, इसीलिए टैमी समंदर में जाकर उसे अपने साथ यॉट पर लेकर आती है, लेकिन वो यॉट के ऊपर भी नहीं चढ़ सकता था। इसीलिए टैमी उसे रस्सी से बांधती है और बहुत मुश्किल से उसे यॉट पर खींच लेती है। रिचर्ड का पैर बहुत बुरी तरीके से जख्मी है। वो उसके पैर पर पट्टी बांधती है, पर अभी भी रिचर्ड की हालत बहुत खराब है। वो अच्छे से बात भी नहीं कर पा रहा होता है। जब टैमी उसकी टी शर्ट को ऊपर करके देखती है तो वो देखती है कि उसके रिब्स भी टूट चुकी होती हैं, जिस वजह से उसे बहुत तकलीफ हो रही होती है। अगले 2 दिनों तक ये इसी तरह समंदर में फंसे रहते हैं, क्योंकि टैमी ने यॉट पर जो सेल लगाया होता है वो इतना बड़ा नहीं होता जो इनकी यॉट को स्पीड दे सके और ना ही ये अपनी यॉट को दिशा दे सकते हैं। और जब ये अपनी स्थिति का अंदाजा लगाते हैं तब इन्हें समझ में आ जाता है कि ये अपने रूट से बहुत दूर हैं और ये उस जगह पर है जहाँ से कोई भी शिप नहीं गुजरता और ना ही आसपास कोई किनारा है, यानी कि अब ये इस समंदर में बुरी तरीके से फंस चुके होते हैं। इस बात से टैमी परेशान हो जाती है। वो कहती है कि हम यही मर जाएंगे। रिचर्ड उसका हौसला बढ़ाता है। वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हिम्मत मत हारना। लेकिन जिस स्पीड से ये जा रहे होते हैं, इसी स्पीड से इन्हें कैलिफोर्निया पहुंचने में कई महीने लग जाएंगे, क्योंकि उस तरफ हवा बहुत धीमी चल रही होती है। इसीलिए टैमी कहती है कि हमें वहां न जाकर हमें हवाई की तरफ जाना चाहिए। रिचर्ड कहता है कि ऐसा करना रिस्की है, क्योंकि ऐसा करने से हमारा सफर 500 मील और बढ़ जाएगा, लेकिन टैमी उस तरफ जाना चाहती है क्योंकि हवाएं उसी तरफ होती हैं।
इसीलिए अगर ये उस तरफ जाते हैं तो इनका यॉट पानी में और भी तेजी से बहेगा। ये फैसला करते हैं कि अब ये हवाई की तरफ जाएंगे, इसीलिए अपना यॉट उस तरफ मोड़ लेते हैं और अगले कुछ दिनों तक हवाई की तरफ बढ़ते रहते हैं। और अब इन्हें अब एहसास होता है कि बहुत जल्द इनका खाना और पानी दोनों खत्म हो जाएंगे। इनके पास सिर्फ एक हफ्ते का खाना पानी है और हवाई पहुंचने में इन्हें बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। इसीलिए रिचर्ड टैमी से कहता है कि हमें नेचुरल प्रोटीन लेना पड़ेगा, यानी कि मछलियों को मार कर खाना होगा। लेकिन टैमी साफ साफ मना कर देती है क्योंकि वो वेजिटेरियन है और वो किसी भी जीव की हत्या नहीं करना चाहती है। पर वो ये सच्चाई भी जानती है कि अगर वो समंदर के अंदर जाकर मछलियों को मारकर नहीं लाई तो ये दोनों हवाई पहुंचने से पहले ही मर जाएंगे। इसलिए वो पानी के अंदर जाती है, मछलियों को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो इसमें पूरी तरीके से नाकामयाब हो जाती है। इसीलिए वो बिना मछली पकड़े ही वापस आ जाती है और इनके पास पानी की बहुत कमी है। लेकिन किस्मत इनका यहाँ पर साथ देती है और बारिश होना शुरू हो जाती है, जिस वजह से ये आज 18 दिनों के बाद जी भर कर पानी पिएंगे और साथ ही काफी पानी जमा भी कर लेते हैं। लेकिन चाहे ये जितना भी पानी जमा कर ले, यहाँ से बाहर निकलना इनके लिए इतना आसान नहीं होगा। और इसी तरह इस विशाल समंदर में सफर करते करते आज इन्हें पूरे 29 दिन हो जाते हैं। अब इनका खाना पानी सब कुछ खत्म होने वाला है। ये पहले से बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हैं, लेकिन तभी इनको एक उम्मीद दिखती है। इनके यार्ड के सामने एक बहुत बड़ा कार्गो शिप आता है। टैमी बहुत एक्साइटेड हो जाती है, उसे लगता है कि अब वो यहाँ से निकल सकते हैं। वो फ्लेयर गन भी चलाती है, पर इनके फ्लेयर गन के शॉट को और इनके यार्ड को कोई नहीं देखता और कुछ ही पलों में वो कार्गो शिप इनके आंखों से ओझल हो जाता है। इस बात से टैमी बुरी तरीके से टूट जाती है क्योंकि उसे अब लगता है कि वो यहीं पर मर जाएगी। वो चाहकर भी यहाँ से नहीं निकल सकती, पर ये इंतजार के सिवा और कुछ भी नहीं कर सकते। अगले दिन टैमी जब रिचर्ड के घाव के ऊपर से पट्टी हटाती है तो वो देखती है कि उसके पैर का घाव अब पहले से भी ज्यादा खराब हो चुका है, वो पक चुका है। साथ ही साथ उसे बहुत तेज फीवर भी होता है। यहाँ पर उन्हें इस बात का भी अंदेशा हो जाता है एक बार फिर से बहुत तेज तूफान आने वाला है। इस बार वो तूफान का सामना नहीं कर सकते, लेकिन इनकी किस्मत अच्छी होती है कि सिर्फ तेज हवाएं चलती है। इस बार तूफान नहीं आता, पर बिना तूफान के भी इन दोनों की हालत बहुत खराब हो जाती है। टैमी रिचर्ड से रात भर बातें करती हैं। वो उसे बताती है कि बचपन में कैसे उसके पिता उसे घुमाने के लिए ले जाते थे और वो अचानक कभी भी गायब हो जाते थे, और कैसे जब वो 10 साल की हुई तो उसके दादा दादी उसके पिता को उससे मिलने नहीं देते थे और इस वजह से उनके घर में बहुत लड़ाई झगड़ा होता था। और अगली सुबह जब टैमी सो रही होती है तो रिचर्ड उसे उठाता है। टैमी कहती है कि अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, तुम जा सकते हो। और जब वो पीछे देखती है तो वहाँ पर रिचर्ड नहीं होता। दरअसल रिचर्ड वहाँ उसके साथ कभी था ही नहीं। जब तूफान आया था तब रिचर्ड उसी तूफान में बह गया था। उसके बाद वो उसे कभी नहीं मिला। ये सिर्फ उसकी कल्पना थी जो उसके साथ रिचर्ड के रूप में इतनी दिनों से मौजूद थी। और अब उसने सच्चाई को एक्सेप्ट कर लिया है कि रिचर्ड अब इस दुनिया में नहीं रहा। साथ ही साथ वो समंदर के अंदर अब मछली पकड़ना भी सीख गई है, क्योंकि अगर वो मछली नहीं खाएगी तो वो जिंदा नहीं बच सकती। वक्त बीतता है और उसे 41 दिन हो जाते हैं। 41 दिनों में उसकी हालत पूरी तरीके से खराब हो चुकी है और जब वो सारी उम्मीदें छोड़ चुकी होती है तभी उसके यार्ड की तरफ एक पक्षी आता है और उस पक्षी को देखकर उसे बहुत हैरानी होती है, क्योंकि अगर उसके यार्ड पर पक्षी आया है तो इसका मतलब आसपास ही कहीं पर कोई न कोई किनारा है। और जब वो दूरबीन से देखती है तो उसे किनारा दिख जाता है। साथ ही साथ पानी में उसे शिप भी दिखता है, जिस तरफ वो प्लेयर गन चलाकर उसे इंडिकेशन देती है कि वो यहाँ पर है, उसे मदद की जरूरत है। ये एक जापानीज शिप होता है। इस बार उसकी किस्मत उसका साथ देती है। वो शिप वाले उसके फ्लेयर गन के शॉट को देख लेते हैं और चंद ही पलों बाद वो उसके सामने होते हैं। वो ऊपर से उसके लिए खाना और पानी भेजते हैं और इसके बाद वो उसके यार्ड को अपने शिप से खींचकर किनारे पर ले जाते हैं। और जब वो पूरी तरीके से रिकवर हो जाती है तो वो तहीती वापस आती है, वहीं पर जहाँ पर वो रिचर्ड से मिली थी। और वो उसकी बोट के अंदर जाती है जहाँ पर उसकी और रिचर्ड की कई सारी फोटोज होती है, जिन्हें देखकर उसके मन में अतीत की बहुत सारी यादें ताजा हो जाती हैं और वो अपने आंसुओं को नहीं रोक पाती। उसे बहुत रोना आता है और अंत में वो समंदर के किनारे जाकर जो अंगूठी रिचर्ड ने उसे पहनाई थी वो उसी की याद में समंदर में उसे बहा देती है। इसी के साथ ही ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। ये टैमी की जिंदगी की सच्ची कहानी थी। जब उसके साथ ये हादसा हुआ था तब उसकी उम्र 24 साल थी और वो 41 दिनों तक समंदर में अकेली रही। अंत में हमें टैमी की और रिचर्ड की कुछ असली फोटोज भी दिखाई जाती हैं। तो ये थी पूरी कहानी एड्रिफ्ट की। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।